नमस्कार। और कैसे आप लोग? ठीक है। आई होप कि अच्छे ही होंगे। अभी तक छुट्टियां चल रही थी तो आप लोगों ने एंजॉय किया और अब हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम अमित मिश्रा है और मैं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। थोड़ा नर्वस भी हूँ और वीडियो बनाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं एक व्हाइट बोर्ड लाया हूँ जो कि फोल्डिंग व्हाइट बोर्ड है और इसी से काम चलाऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट होगा। आप लोग जो है अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है, जहां तक मैं जानता हूँ। आज कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम और जो पढ़ाऊंगा उसको 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज पहला वीडियो भी है और थोड़ा सा हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। तबीयत जो है वो नासाज है। हो सकता है वीडियो में बहुत सारे मिस्टेक्स हो, बहुत सारे एरर्स हो सकता है नहीं भी हो। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिएगा, खराब लगे तो भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि पहली वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अच्छी बने, खराब ना बने, है ना। तो जितना मेरा बेस्ट है वो मैं देना चाहूंगा। डेली मैं जो है अपना बेस्ट जो है वो कुछ ना कुछ जरूर बढ़ाऊंगा, इम्प्रूवमेंट जरूर करूंगा मैं। और थोड़ा सा मेरा गला भी सही होगा तो वीडियो और बेहतरीन बनेगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो वीडियो की क्लैरिटी को डिग्निफाई करता है वो है आपकी वॉइस, यानी कि आवाज, जो कि आज मेरी जो है वो थोड़ी खराब है, फिर भी काम चलाने लायक है। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है, उसको हम आज समझेंगे। ठीक है। तो डेमोक्रेसी मैं हेडिंग डालता हूं, डेमोक्रेसी। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊं कि जब भी कोई आपको वर्ड, सेंटेंस या कोई भी टर्मिनोलॉजी मिलती है, जब आप उसको बिल्कुल इजी बना देते हो ना, तो वो बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इजी बना करके दूं और आपको समझाऊं। ठीक है। देखिए, डेमोक्रेसी है, मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा डेमो एंड क्रेसी, जिसका मतलब होता है पीपल, और इधर का मतलब हो जाएगा रूल या फिर सिस्टम। अब आप चाहो तो यहीं से एक मीनिंग निकाल सकते हो। ध्यान देना, मैं क्या बोला हूं, मीनिंग। ठीक है। यहां पर आप एक मीनिंग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जब वहां के लोग ही रूल या फिर सिस्टम बना देते हैं। ठीक है। जब वहां के लोग ही रूल और सिस्टम बना देते हैं तो उसी को ही डेमोक्रेसी आप बता सकते हैं। ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में जब वहां के लोग रूल और सिस्टम बनाते हैं, वहां यानी कि कौन बना रहा है? ये लोग। तो आप इसको डेमोक्रेसी का मीनिंग बता सकते हैं। क्लियर हो गई? डेमोक्रेसी जो होता है बेटा ना, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जो है ना, वो आपका डेमोस और क्रेटिया, क्रेटिया या फिर आप इसको क्रेटोस भी बता सकते हो। ठीक है। तो क्या हो गया? डेमोक्रेसी जो है वो डेमोस और क्रेटिया एंड क्रेटोस, इनसे बना हुआ है। ये दोनों के दोनों जो है वो ग्रीक वर्ड है। ये कैसे वर्ड है? ग्रीक वर्ड्स है। एक बार फिर से देखिएगा कि डेमोक्रेसी जो है वो डेमोस, क्रेटिया या फिर क्रेटोस से मिलकर के बना हुआ है। या आप कह सकते हो कि जो जो इनका ओरिजिनेशन है ना भाई, वो आपका डेमोस और क्रेटिया से हुआ है। डेमोस का मतलब क्या होता है आप समझो। ऐसे ही एक नॉर्मली आप अगर लैंग्वेज में समझो कि भाई डेमोस का मतलब होता है डेमो, जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन कौन करता है? जो लोग होते हैं, जो किसी भी पार्टिकुलर कंट्री की जो जनता होती है ना, वही जो है डेमोन्स्ट्रेशन का काम करती है। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या? मैंने यहां पर लिख दिया पीपल। ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब हो गया रूल। तो किसी भी कंट्री में जो वहां के लोग हैं वही रूल बना देते हैं, वही सिस्टम बना देते हैं।
तो उसी को आप डेमोक्रेसी कह सकते हो। इसका डिफिनेशन क्या है ना, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां अगर आपसे कहा जाए कि क्या भाई इतना ही काफी होता है, क्या एक डेमोक्रेसी में रूल बना देना, सिस्टम बना देना, सरकार बना देना क्या काफी है? जी नहीं, काफी नहीं है। क्यों नहीं काफी है, मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर किसके पास है, डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर है एसपी, एसपी का मतलब सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर जो वहां की जनता होती है ना, जो वहां की पीपल्स होते हैं, वो उनके पास होता है, ठीक है। तो जनता के पास, लोगों के पास ही सुप्रीम पावर होता है। क्यों होता है? अगर कोई कहता ऐसा क्यों, तो आप सीधे बताइए उनसे कि भाई उनके हाथों में ना पावर को चेंज करने की ताकत होती है, ठीक है। पावर बदल सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो है किससे, सुप्रीम पावर को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के। अब कैसे चेंज कर सकते हैं डेमोक्रेसी में? अगर सरकार चेंज होती है ना, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। तो पावर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैसे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, डेमोक्रेसी कब मजबूत होता है, समझिएगा थोड़ा सा। डेमोक्रेसी कब मजबूत होगा? चलिए, आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आपने सरकार बदल दी, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो आपके इंस्टीट्यूशन है, समझना, ये मजबूती की कहानी मैं बता रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से हो गए? इंस्टीट्यूशन में जैसे आपका ईसी हो गया, इलेक्शन कमीशन, फिर आपका जुडिशियरी हो गया, ठीक है, आपका मीडिया हो गया। ये अगर स्ट्रांग हो रहे हैं, अगर ये स्ट्रांग हो रहे हैं भाई ना, तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन मजबूत हो रहा है ना, तो इससे आपका डेमोक्रेसी मजबूत होगा। लेकिन कमजोर कब हो जाती है? कमजोर हो जाती है अगर मान लीजिए इनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी आ रहा है, अस्थिरता है, बार बार चुनाव हो रहा है, करप्शन ज्यादा है, इलेक्शंस जो है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, मतलब जो उसका ड्यूरेशन है ना, जो टाइम है, उसके उससे पहले ही बार बार हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी डाउन होती है, मजबूत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे थोड़ा सा हम डेमोक्रेसी का हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसकी शुरुआत, यानी कि डेमोक्रेसी की जो शुरुआत थी, वो कहा जाता है कि एथेंस से हुई है। एथेंस, आपको पता होगा, एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ग्रीस, कैपिटल ऑफ ग्रीस। एथेंस क्या है? कैपिटल ऑफ ग्रीस है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, चाहो तो आप इसको सिटी भी कह सकते हो, सिटी भी हो गया, ठीक है। यहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम, जो कि क्या थे, पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था क्लेस्थेनेस, क्लेस्थेनेस। तो क्लेस्थेनेस ने क्या किया? कुछ इंप्रूवमेंट किया, वहां की जो जनता थी उनके लिए उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया, या प्लस उनको प्रमोशन का काम जो है इस व्यक्ति ने, यानी कि क्लेस्थेनीज ने कहा किया, ठीक है, और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। इस वजह से कहा जाता है कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना, वो यहीं से शुरू हुई। और इस व्यक्ति को, यानी कि जो पॉलिटिशियन थे क्लेस्थेनेस, उनको जो है फादर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि एक टर्म मिलता है डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया जो टर्म है ना, उसी से डेमोक्रेसी बनी हुई है, या आप कह सकते हो कि डेमोज और क्रेटिया से बना हुआ है डेमोक्रेसी, जिसकी शुरुआत जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस,
है ना, जो उन्होंने हिस्टोरीज वगैरह बुक्स वगैरह लिखी थी, उनके बुक्स में भी कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी मिलती है, ये याद रखिएगा आप बात, ठीक है। तो ये तो होगी किसकी बात, इसकी शुरुआत की बात और हिस्ट्री की बात। ये जो इन्होंने काम किया था ना प्रमोशन वगैरह का, वो जो एरा था 2507 BCE, इस दौर में आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा कहानी रहा होगा। इस दौर में उन्होंने क्या किया बेटा, वहां डेमोक्रेसी का हिस्ट्री इंडिया से ले, ठीक है। तो जो आपने 508 507 एथेंस में देखा था ना, उससे पहले जब हमारा महाजनपद पीरियड था, महाजनपद पीरियड चल रहा था, तो उसमें एक जो है आप कह सकते हैं महाजनपद में एक स्टेट जिसका नाम था वज्जी, ठीक है, वज्जी, जिसकी कैपिटल जो है वैशाली थी, ठीक है। तो वज्जी कॉन्फेडरेसी में, वज्जी जो कॉन्फेडरेसी था वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इस एक्ट में क्या था कि जो लेजिस्लेटिव थे उसमें जो है कुछ इंडियन लीडर्स को एडवाइजरी का काम मिल गया, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, केवल कुछ लोगों को एडवाइजरी का काम मिला, बाकी का जो शासन था ना, जो बाकी का रूल्स रेगुलेशन बनाना होता था, जो हुकूमत करना था, वो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। आप चाहो तो कह सकते हो कि लवन टूस दे दिया गया था, ठीक है। आगे क्या होता है 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर पार्टिसिपेशन की बात करें हम, अगर हम जो है पार्टिसिपेशन की बात करें 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में, अगर हम सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडियन जो लीडर्स थे उन्हीं का ही था। और जब इंडियन लीडर्स जो है इसमें, इस पार्टी में, आईएनसी में जो है पार्टिसिपेशन करने लगे, तो उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की, है ना, जो है हमें आजादी चाहिए, हमें हमारा खुद का रूल रेगुलेशन हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा डिमांड उठने लग गया था, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे चल करके क्या होता है 1947 में, आपको पता है 15 अगस्त 15 1947 में इंडिया जो है, इंडिया को आजादी मिली, है ना, इंडिया आजाद हो गया। ऊपर मैं लिखूंगा अभी, इंडिया आजाद हो गया 26 जैन 1950, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, और वहीं से भारत क्या हो गया, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री हो गया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा, और जब हम मॉडर्न टाइम में आए, इंडिया से पहले अगर हम बात करें जो यहाँ डेमोक्रेसी लागू हुई थी, उससे पहले भी एक कंट्री था जहां हम कह सकते हैं कि जहां सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, एथेंस को छोड़ करके। मॉडर्न टाइम की हम बात करें ना, तो मॉडर्न टाइम का मतलब मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले जो है कहां पर डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, वो था अमेरिका। कैसे हुआ उसकी हिस्ट्री को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। दौर था 1776 का, ठीक है, 1776 का। इस 1776 में जो अमेरिका था, जो यूएसए था, उसको क्या मिला, वो इंडिपेंडेंस लिया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, 1787 में यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अच्छा अब आगे देखिएगा 1789 में ये अप्लाइड हो गया, अप्लाइड का मतलब लागू कर दिया गया, ठीक है। अच्छा ये जो दौर था बेटा ना, समझना मेरी बात, ये जो दौर था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो लग गया, डेमोक्रेसी तो लागू हो गई, लेकिन क्या वो फेयर था, सही था, नहीं सही था। क्यों नहीं सही था, क्योंकि भाई
उसमें केवल देखो, डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट डालना ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो यहां पर नहीं थी। ध्यान देना मेरी बात को कि डेमोक्रेसी में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ वोट डाल देना ही या इलेक्शन करवा देना ही डेमोक्रेसी नहीं होता है। उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है, क्या, जो यहां नहीं थी। क्या, सबसे पहले समझिएगा कि व्हाइट पीपल को ही R2B था। R2B का मतलब होता है राइट टू वोट था। ठीक है, व्हाइट पीपल को ही राइट टू वोट था। सिर्फ व्हाइट पीपल ही वहां पर वोट डाल सकते थे, बाकी कोई नहीं। वो भी कौन? वो भी मेल पर्सनैलिटी। बाकी व्हाइट जो औरतें भी थी ना, वो वोट नहीं डाल सकती थी। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने शासक को नहीं चुन सकती थी, है ना। ये सारी चीजें थी। अच्छा, टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ। 1860 का दौर आता है। 1860 का दौर आता है। 1860 में आपको पता होगा कि एक व्यक्ति थे, फेमस आदमी थे, गरीबी से लेकर के जो है वो एक, आप ये भी कह सकते हो कि वो फर्श से अर्श पे पहुंचे थे, है ना। जमीन से जुड़े थे और अपनी पोस्ट को, अपनी पर्सनालिटी को आसमान में पहुंचाया। लेकिन जब वो आसमान पे पहुंच गए ना, तो उनके पास गुरूर नहीं था। फिर भी वो जनता के लिए ही काम करते थे। और ऐसा प्रेसिडेंट अगर किसी भी कंट्री में हो ना, तो वो कंट्री किसी भी चीज की मोहताज नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, उस पर्सनैलिटी को मैं बहुत इज्जत देता हूं कि काश कोई ऐसी पर्सनैलिटी किसी कंट्री में हो। नाम था उनका अब्राहम लिंकन। नाम था उनका अब्राहम लिंकन। ठीक है, नाम सुना होगा। ये यूएसए के जो है 16th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 16th प्रेसिडेंट थे। 1860 में ये बन गए और 1861 में इन्होंने क्या किया, अपने पोस्ट को संभाला, बैठे, यानी कि कार्यभार को संभाला, है ना। इनका टेन्यूर जो था वो चलने लग गया। दौर आता है और इसी समय आपको पता होना चाहिए कि सिविल वार था। सिविल वार जो है अमेरिका में चल रहा था। देखिए, सिविल वार में क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिविल वार का मतलब होता है बेटा कि जब किसी पर्सनल इश्यूज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के गवर्नमेंट के खिलाफ होकर के देश के लोगों में नाराजगी होती है ना, और देश में ही आपस में लोग लड़ने लग जाएं उसी मुद्दे के लिए, तो उसको सिविल वार कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, सिविल वार चल रहा था। लोग जो है स्लेवरी सिस्टम के अगेंस्ट थे, लोगों में मारामारी थी। फिर आता है, थोड़ा सा इरेज कर दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नीचे आपने देख लिया। फिर 1863 का जो है पीरियड आता है। 1863 में एक जगह है जिसका नाम है गेटिसबर्ग। ठीक है, गेटिसबर्ग गए थे कौन? अब्राहम लिंकन। एक्चुअली क्या था ना, मैं बताऊं आपको कि वहां पर जो गृह युद्ध यानी कि सिविल वार चल रहा था ना, उसमें वहां की तमाम जनता मर गई थी। यानी कि जो लोग हमला कर रहे थे ना, उस लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो उनको जो है एक ट्रिब्यूशन देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए अब्राहम लिंकन गए थे और एक कब्रिस्तान का जो है इनॉग्रेशन था। तो वहां पर उन्होंने स्पीच दिया था, है ना, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला, वहां पर स्पीच भी दिया था। गेटिसबर्ग जो है अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया का ये क्या है, सिटी है। तो वहां पर गए हुए थे और उसी दौरान इन्होंने क्या कहा था कि, अब याद रखना, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, इतनी बात हो गई कि इसका मतलब क्या समझिएगा कि जो गवर्नमेंट होती है ना जनता के लिए हो, सॉरी जनता की हो, समझे, जनता की हो। दूसरी बात क्या है कि पीपल के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता है तो अमेरिका डिसाइड कर ले, या अमेरिका का है तो यहाँ के लोग कर ले।
फॉर द पीपल, उसकी जो पॉलिसी हो, उसका जो रूल हो, वो जनता के वेलफेयर के लिए हो, उनकी कामनाओं के बारे में जो है गवर्नमेंट सोचे, इसको बोलते हैं फॉर द पीपल। तो ये बड़ा फेमस जो है उनका वाक्य हो गया, और इसको एज अ डिक्लेरेशन कंडक्ट भी किया गया, लोग लिखते भी हैं इसको, है ना। तो ये चीजें हो गई। दौर आ गया भैया क्या, 1865 का। 1865 का ध्यान देना, इसमें क्या हुआ, इसमें यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट किया। 13th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, 13th अमेंडमेंट किया गया, और उसमें कहा गया कि पूरे यूएसए में, अमेरिका में आज से स्लेवरी सिस्टम खत्म। स्लेवरी सिस्टम खत्म। आप चाहो तो लिख सकते हो एबॉलिस्ड। तो एबॉलिस्ड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम इन द 1865 with the help of 13th amendment in अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन एक दिलचस्प बात जो है वो ये है बेटा, और क्या है, ठीक है, मजा आ रहा है। जो दिलचस्प बात है वो क्या है कि एक स्टेट है अमेरिका का जिसका नाम है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी। मिसिसिपी ने अपने आप को 2013 में, याद रखना 2013 में जो है कहा कि भाई यहां से स्लेवरी, जो स्लेवरी सिस्टम है वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। बाकी 1865 से वो अपने आप को मान ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इसका देखिए, बहुत ज्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूं अभी। क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये अलग टर्म है और अलग मैं पढ़ाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ हमें समझ लेते हैं कैसे बना। ठीक है, आगे 1920 का दौर आता है 1920 में। 1920 में फिर एक बार अमेंडमेंट होता है, और वो अमेंडमेंट जो था वो 19th था, 19th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना यूएसए, क्योंकि हम यूएसए की बात करें तो लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 1920 में 19th अमेंडमेंट किया गया, और उसमें वीमेन को राइट टू वोट से जोड़ दिया गया। आपसे अगर कोई पूछे कि अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला, तो आप बता सकते हो 1920 में। ठीक है, अब कंप्लीट डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, दौर आता है 1965 का। यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था वोटिंग राइट्स एक्ट, वोटिंग राइट्स एक्ट 1965। और इस एक्ट में जो लोग थे ना, कौन से लोग, जो बचे हुए लोग थे, आपने देखा था कि केवल जो है व्हाइट पीपल को ही क्या था, राइट टू वोट था। बाकी अभी क्या हो गया कि जब ये सिस्टम आ गया, यानी कि वोटिंग राइट्स एक्ट आ गया, तो जो ब्लैक पीपल्स थे, ठीक है, प्लस जो वीमन थी, है ना, प्लस जो पेनोरियस का मतलब होता है बिल्कुल ही गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो, इन सारे लोगों को भी क्या मिल गया, राइट टू वोट मिल गया। तब जाकर के ये कंप्लीट हुआ बेटा। और ये जर्नी जो है 1776 से लेकर के 1965 तक चला, और ये लगभग 200 साल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अमेरिका का हिस्ट्री, किससे रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अब हम डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं और एक टॉपिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, इनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। देखिए, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी अगर है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव हो रहा है, ये बात केवल कंप्लीट नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है कि केवल आप अपने देश में चुनाव करा दो तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं भाई, कई चीजें होनी चाहिए। क्या, सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो।
फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बोलने का आजादी हो। बोलने का आजादी का इन द सेंस क्या, कि आप गवर्नमेंट से अपनी बात कह सको, गवर्नमेंट आप मीडिया के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा सके। तो ये आजादी का मतलब कि आप अपनी बात रख सको, गाली गलौज करो ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरी बात क्या है भाई, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। चौथी बात क्या होनी चाहिए, चौथी बात है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हो, रेस्पॉन्सिव हो, ठीक है। फिर लेजिटिमेट हो, ठीक है, ये चीजें लेजिटिमेट हो, ये सारी चीजें। और एक चीज, प्लूरलिज्म, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो। और जो इसके इंस्टीट्यूशन है, इसके इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ लो ना, जो इलेक्शन कमीशन है उसको कंप्लीट आजादी होनी चाहिए ताकि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, देश में रहने वाले सिटीजन को बोलने का अधिकार हो। फिर इक्वालिटी, पॉलिटिकल रीजन पर इक्वालिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आंसरेबल हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब जवाब देने लायक हो, है ना। लेजिटिमेट का मतलब वैलिड गवर्नमेंट हो, चुनाव के द्वारा चुनी गई हो, ऐसा नहीं कि फर्जी हो जाए। प्लूरलिज्म का मतलब होता है, प्लूरलिज्म समझना ये क्या है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बेटा कि बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी कास्ट के हो, जाति के हो, या फिर किसी जो है मजहब के हो, पंथ को हो, किसी भी जो है समुदाय से बिलोंगिंग हो, डजंट मैटर, वो सारे लोग आए और अपना पार्टिसिपेशन करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो डाइवर्सिटी हो गया। नहीं, डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म जो है अलग अलग है। कैसे, मैं समझा देता हूं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हो गया, प्लूरलिज्म हो गया। डाइवर्सिटी जो है ना, समझना कि वेरियस ऑफ पर्सन, वेरियस टाइप ऑफ पीपल, वेरियस टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, है ना। तमाम टाइप के लोग, मतलब काले गोरे नीले पीले, अलग अलग धर्म, ये वो सब सारे लोग एक साथ रहते हो, है ना, एक साथ रहते हो। समझना, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, एक साथ रहते हो। लेकिन यहां पर क्या है, सेम, यही सेम लोग जो है एक साथ रहते हो प्लस कन्वर्सेशन करें, है ना, साथ रहते हो, कन्वर्सेशन करें। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, दूसरा क्या, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये क्या है, मोरल एथिक्स है, ठीक है, ये मोरल एथिक्स है। तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई, प्लूरलिज्म का मतलब, प्लूरलिज्म का जो मतलब है वो यही है कि इसमें तमाम लोग आएंगे और क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, संवाद करेंगे, डिबेट करेंगे, है ना। और आप ऐसे समझो, एक पार्लियामेंट होता है ना, अलग अलग पार्टी के लोग जाते हैं और आपके लिए क्या करते हैं, डिबेट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें लोग जो है पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और आपके लिए डिबेट नहीं करेंगे। तो ऐसा आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो रही है और आज मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, आपको पता ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।